24,000 जवानों की अपनी सेना थी, लेकिन निजाम की असली ताकत थी रजाकारों की वो फौज जो हैदराबाद को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनका नेता था कासिम रिजवी। बहुत ध्यान से नाम सुनिए, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन इसका नेता था। मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन क्या हुआ? MIM। आजकल आप AIMIM सुनते हैं, अभी AI को साइड रखिए, अभी MIM पे रहिए। उसका नेता था कासिम रिजवी, जिसके नेतृत्व में इत्तेहाद के सदस्यों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई। इनमें से 1 लाख रजाकारों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। हर एक रजाकार को यह कसम दिलाई गई कि वो दक्कन में मुस्लिम सत्ता को कायम रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कासिम रिजवी वैचारिक तौर पर बहुत कट्टर था। खुद को हैदराबाद का जिन्ना ही नहीं बल्कि जिन्ना से भी ज्यादा कट्टर मानता था। कासिम रिजवी अपने घर में जिन्ना की तस्वीर लगाकर रखता था और कहता था कि दुनिया में जहां भी मुसलमान का हित होगा वहां जाकर लड़ेगा। कासिम रिजवी और उसके रजाकारों ने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया। अगस्त 1947 में भारत की आजादी के वक्त जब बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो हैदराबाद में रजाकारों ने हिंदू विरोधी हिंसा फैलाई। ये रजाकार हैदराबाद की हिंदू बहुल आबादी पर जुल्म करने लगे, उनका कत्लेआम करने लगे, हिंदुओं को घरों से निकालने लगे, उनके गांव जलाने लगे। रजाकारों की फौज ने हैदराबाद से भगाए गए हिंदू परिवारों के घरों में बाहर से मुसलमानों को लाकर बसाना शुरू किया, ताकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका बन जाए, मुसलमानों को बहुसंख्यक बनाया जा सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रजाकारों की फौज हैदराबाद में हर दिन 70 हिंदुओं का कत्ल कर रही थी। एवरी सिंगल डे 70 Hindus were being killed in हैदराबाद। तो इसलिए जो हैदराबाद के लिए कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन हो गया, बॉस, ये निजाम से मुक्ति मिली, लिबरेशन हुआ, क्योंकि वो निजाम जिसके यहां 85% आबादी हिंदुओं की थी, अपनी आंख के सामने रजाकारों को रोज 70 हिंदुओं को मारते देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अच्छा, इतना ही नहीं, हिंदुओं को, ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ रहे थे जो इनका विरोध कर रहे थे। मुसलमानों को भी मार देते थे। अगर विरोध करोगे तो तुम तब तक इनके काम के मुसलमान हो जब तक इनके साथ रहो। निजाम और रजाकारों को भारत से अलग रहने का उकसावा पाकिस्तान से भी मिल रहा था, क्योंकि जिन्ना ने अंग्रेजों से कह दिया था कि अगर हैदराबाद का भारत में विलय के लिए दबाव बनाया गया तो हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, पूरे देश के 10 करोड़ मुसलमान एक होकर हिंदुस्तान के सबसे पुराने राजवंश की रक्षा करेंगे। ये जिन्ना ने बोल दिया कि सारे मुसलमान एक साथ आ जाएंगे, चिंता मत करो। इन हालात के बीच हैदराबाद रियासत में हालत यह हो गई कि हिंदू आबादी का हैदराबाद से तत्कालीन मद्रास की तरफ पलायन शुरू हो गया। रोज मार रहे 70 हिंदू, क्या करेगा वो बेचारा? चलना शुरू हो गया। और तत्कालीन मद्रास की तरफ से सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी गई कि हिंदू शरणार्थियों की आई बाढ़ की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है। इसी बीच 1948 में यह भी पता चला कि पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद हवाई जहाजों से भरकर हैदराबाद के निजाम की सेना के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। इस बीच तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आखिर तक निजाम से यह कहते रहे कि वो अपनी जिद छोड़ दे और भारत में विलय के लिए तैयार हो जाए, और ऐसा करके वो अपनी रियासत और अपने खानदान को बचा लेगा। लेकिन निजाम तो अपने 7वें आसमान पे था, पैसा था, अपनी फौज थी और रजाकारों की फौज थी। उसको लग रहा था मैं तोप हूं। उसको पता ही नहीं था कि इधर अभी सरदार पटेल हैं, सारे तोप का गोला बारूद उन्हीं की तरफ घुमा देंगे। हैदराबाद का निजाम बातचीत की भाषा भी नहीं समझ रहा था अंग्रेजों की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, उनका सब्र टूट रहा था, ज्यादा बर्दाश्त तो करते नहीं थे वो। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जून 1948 में गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही सरदार पटेल ने फाइनल फैसला लिया और बातचीत को एक किनारे रखकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हैदराबाद भेज दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद पहुंच गई। सिर्फ 5 दिन लगा हैदराबाद रियासत को कंट्रोल में ले लिया। जो निजाम और रजाकार और MIM के लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, कासिम रिजवी वगैरह, वो 5 दिन में खत्म हो गए।
5 दिन नहीं टिक पाए सरदार पटेल ने जो भारतीय फौज भेजी उसके सामने। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो निजाम की मदद करे। निजाम की 24,000 की सेना के साथ 1.5 लाख रजाकार भी थे, लेकिन निजाम की सेना और रजाकार भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए। भारतीय सेना के 42 जवान शहीद हुए और 2,000 रजाकार मारे गए थे। कहां सेना के 42 जवान शहीद हुए और कहां 2,000 रजाकारों को खत्म कर दिया। निजाम और रजाकारों की सेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। 17 सितंबर 1948 तक हैदराबाद भारत के कंट्रोल में आ चुका था। 18 सितंबर 1948 को निजाम के चीफ कमांडर ने सरेंडर कर दिया। 17 सितंबर की रात को निजाम ने रेडियो पर संदेश जारी किया, जिसमें उन्हें रजाकारों पर बैन लगाने का भी ऐलान कर दिया। भारतीय सेना से हारने के बाद निजाम ने कह दिया कि हैदराबाद में जो अत्याचार हुए उसका दोषी कासिम रिजवी और उसके ट्रेंड किए हुए रजाकार। तो तुम निजाम किस बात के भाई थे? तुम कह रहे थे कि तुम इस्लामिक राष्ट्र बनाओगे, तो किस बात का इस्लामिक राष्ट्र बना रहे थे इतना पैसा जेब में रखकर कि कासिम रिजवी और उसकी रजाकारों की फौज जो है वो हिंदुओं को मार रही थी और तुमसे रोका नहीं गया और तुमको अलग देश बनाना था। खैर, चूंकि जब मामला समझ में आ गया कि टिकेगा नहीं तो सब कासिम रिजवी पर डाला। हालांकि कासिम रिजवी भी कोई बहुत संत आदमी नहीं था, लेकिन हाँ, उसने जो किया उसमें इस आदमी का भी कल्प्रिट होना दिखता है। निजाम का कोई लेना देना नहीं था, ये उसने कह दिया। निजाम और उसके परिवार को भारतीय सेना ने हाथ नहीं लगाया। निजाम ने एक फरमान जारी किया कि अब से भारत का संविधान हैदराबाद का भी संविधान होगा। देश की 562वीं रियासत के तौर पर हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। 25 जनवरी 1950 को निजाम ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर साइन किया, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने निजाम को सालाना 42,85,000 रुपए की प्रीवी पर्स देना तय किया। निजाम ने 1956 तक हैदराबाद के प्रमुख के तौर पर काम किया। इसके बाद हैदराबाद रियासत के हिस्सों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 राज्यों में बांट दिया गया।